गया में उपलब्ध है, मगर अभिलेख तोड़ दिया गया है। इसलिए साथियों, यहाँ पर जो खेल चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ जागृति होना जरूरी है। कोई बौद्ध भिक्खु इसके लिए पहल नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग यहाँ गुंडे बनकर घूम रहे। बौद्ध भिक्खुओं को भी लगता है कि कल मैं आवाज उठाऊं तो मुझे डर लगेगा, ऐसा हमारे भिक्खु ने कहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग आए हैं, ये बिहार से आए, ये लोग बाहर से नहीं आए हैं। ये आपके उपासक है, मगर इसकी पूर्व शर्त है कि उपासकों को भी अनुशासन के साथ रहना होगा और बौद्ध भिक्षुओं को भी विनय के साथ रहना होगा। हमारा कॉमन उद्देश्य है, हमारा बौद्ध भिक्षु से कोई झगड़ा नहीं है। जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, घर बार छोड़ा, क्या इनको देखने के लिए आप आ रहे हो? ये ब्राह्मण कैसे लूट रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट हमने चर्चा के लिए रखा, वो क्यों रखा वो बताना चाहता हूं। पहला मुद्दा टेम्पल एक्ट, ये संविधान विरोधी है, इसलिए हमने जला दिया। सिद्ध भी कर दिया, जला दिया। ये विषय आपको समझ में आ गया। महंत ये ब्राह्मण है और शंकराचार्य का अनुयायी है, और उनके शास्त्र के अनुसार उसे बौद्धों के इस धर्म स्थल यानी बोध गया पर वर्चस्व जमाने का कोई अधिकार नहीं है। सन 1895 के बोध गया केस मामले पर जस्टिस मैकफरसन जी ने दिए हुए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वर्तमान ब्राह्मणों का बोध गया पर कब्जा नाजायज कब्जा है। साथियों, मैं आज यहां एक इस बात का खुलासा करना चाहता हूं। सभी लोग विवेकानंद को इसीलिए जानते हैं क्योंकि बीजेपी आरएसएस के लोग उनका झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं। विवेकानंद जी कोई ब्राह्मण नहीं थे, विवेकानंद जी कायस्थ थे, और कायस्थ तीसरे वर्ण के, कायस्थ चौथे वर्ण के अनुसार शूद्र होते हैं। विवेकानंद जी को इच्छा हुई कि उनको शिकागो परिषद में जाना चाहिए, मगर सभी ब्राह्मण लोग उनको आरोपित करते थे कि आप तो शंकराचार्य थोड़ी हो जो हमारे धर्म का वहां प्रतिनिधित्व करोगे। तो जो 1894 में जापान के शिकागो में जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद हुआ था, वो विवेकानंद को हीरो करने के लिए नहीं था, और उस परिषद का आयोजक दूसरा तीसरा कोई नहीं था, अनागारिक धर्मपाल थे जिन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत की। यही है, जापान गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया और शिकागो में परिषद आयोजित किया, और उस परिषद के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई। वो परिषद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिकागो के अंतरराष्ट्रीय धर्म परिषद ने बोध गया मुक्ति करने का रिजोल्यूशन पास किया। कितने लोगों को मालूम है? साथियों, वहां पर जापान गवर्नमेंट ने अनागारिक धर्मपाल जी को एक लेटर लिखित में दिया और कहा कि अगर वहां की ब्रिटिश सरकार आपको विरोध करती तो हमारा लेटर दिखाइए। क्या फैसला तय हुआ? फैसला ये तय हुआ कि आप जापान से भारत और बोध गया में जाते हो तो पहले नंबर पर काम आपको ये करना होगा कि शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जहां पर वो महाविहार है, जहां पर बोधि वृक्ष है, जहां पर शाक्य मुनि बैठे, वहां पर वज्रासन है, वहां पर उस मूर्ति को स्थापित करे। अनागारिक धर्मपाल जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अनागारिक धर्मपाल जी ने यह भी कहा कि वहां का महंत अब गुंडे जैसा बन गया है, लठधारे लोग अपने साथ रखता है। आज मुसलमान को गाली देते हैं,
उस समय का जो जयपाल गिरी जो था उसका सिक्योरिटी एक मुसलमान था। आज जो मुसलमान को गाली देते हैं, जब इस पर कब्जा करना तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मुसलमान को रखा, ये सारा केस रिकॉर्ड में। फिर अनागरिक धर्मपाल यहाँ पर आए, उन्होंने पूजा किया, वंदना किया, पुष्प अर्पण किए, कैंडल लगाए और आंख बंद करके खास बात, उसमें अनागरिक धर्मपाल मौजूद थे। श्रीलंका के महामंगल थेरो उपस्थित थे। खास बात है कि अनागरिक धर्मपाल जी की माता जी उपस्थित थी। यानी महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया और यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति रख दी। बुद्ध की मूर्ति रखते ही महंत के गुंडे लोग भारी तादाद में वहां लोगों को लेकर आए और वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, बुद्ध को और उनके विचारों का स्मरण कर रहे थे। अनागरिक धर्मपाल जी के सिर के ऊपर लाठियों से मारा गया, उनका सर फोड़ा गया, उनका खून बह रहा था और अनागरिक धर्मपाल कोई भी प्रतिक्रिया न करते हुए अपने बुद्ध की मूर्ति को बचाने का प्रयास कर रहे थे। कई ये जालिम लोग, कई ये दुश्मन लोग बुद्ध की मूर्ति को न तोड़े। करंट की भी तारें दौड़ रही हैं। साथियों, ये जानकारी गया के ब्रिटिश अधिकारियों को पता चली, वो भागे दौड़े आए और अनागरिक धर्मपाल जी को उन गुंडों के घेर लिया था, वहां से मुक्त किया और एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर के तहत आईपीसी भारतीय दंड संहिता कलम नंबर 295, 296, 297, 143 और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ और 1895 में गया में और कोलकाता में इस पर डिबेट डिस्कशन हुआ। महंत कह रहा था कि यहाँ बौद्धों का कोई संबंध नहीं है और जापान से मूर्ति लाकर रखी गई है, ये मेरा है, ये मेरा मंदिर है, यहाँ बौद्धों का कोई संबंध नहीं है। यानी 1895 में डिबेट चला, डिस्कशन चला, मगर महाबोधि महाविहार का जो केस है, इस केस को अंग्रेजी में अवेलेबल है। इस केस को अब हमने मराठी में ट्रांसलेट कर दिया है। आने वाले साल में, इसी वर्ष में हम लोग इसका हिंदी संस्करण करने वाले हैं और भारत की तमाम भाषाओं में इसको प्रकाशित करने वाले, क्योंकि जजमेंट हमारे पास है। हम तो कोई हवाई बातें तो नहीं कर रही, जजमेंट है, इसको हमने प्रकाशित किया है। इस जजमेंट के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो जयपाल गिर था, जो महंत था, वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मेरा है। अनागरिक धर्मपाल की तरफ से साक्ष्य ली गई, मगर ये रिकॉर्ड में यह जानकारी पता चल रही है जिसके बारे में हमारे विद्वान लोग भी नहीं बात करते। हमारे लोगों को पढ़ने में नहीं आता, ऐसा ही पढ़ा है। पहले तो वो मिले महंत के पास, अनागरिक धर्मपाल महंत को मिले। महंत लालची था, महंत को पैसा चाहिए था। महंत को पूछा क्या चाहिए, गुप्त मीटिंग हुआ। महंत ने कहा ये तो बौद्धों का मैं मान्य करता हूं, मगर मुझे पैसा दो, आप अपना ले लो। तो उसने कहा कितना पैसा चाहिए? तो महंत ने कहा उस समय मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं ये विहार छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब कोर्ट में वो अलग ढंग से अनागरिक धर्मपाल जी बोल रहे कि नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो भारतीय नहीं, उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। इसलिए उस रिकॉर्ड को समझते हुए मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ। ब्रिटिश लोगों ने तो महाबोधि जर्नल का जो विज्ञापन छापा गया है उनको दिखाया गया और उसमें ये लिखा हुआ है खुले तौर पर, क्या लिखा है देखो, यानी अनागरिक धर्मपाल का फैसला सही था और 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा करने के लिए शिकागो में गए थे
और वो लोग राजी हो गए।